भाई कोई जो ईवीएम का प्रश्न कर रहे हैं हमें बताएं ना कि कौन कौन सी जातियां, कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ईवीएम से चुनाव का कोई संबंध नहीं, न ईवीएम को हैक किया जा सकता है न कुछ किया। ईवीएम वो लोग मुद्दा बना रहे हैं जो लोग अपने पार्टी में लोकतंत्र नहीं जानते, और ये बकवास वो लोग कर रहे हैं इस देश में जो पार्टी में लोकतंत्र नहीं चाहते। देश, समाज और प्रशासन से लेकर राजनीति की तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें लोग सक्रिय रहते हैं, और उस सक्रियता के साथ साथ समाज में बहुत सारे ऐसे काम बने रहते हैं जिसको कि वो बाद में भी करते हैं, और उन कामों की अपनी अहमियत रहती है क्योंकि इन सारी चीज़ों का तालमेल कहीं ना कहीं राजनीति से भी होता है। हमारे साथ एक हमारे खास मेहमान मौजूद हैं इंडस न्यूज़ में इस वक्त, टी प्रसाद साहब, जो कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं यहाँ बरेली में, उत्तर प्रदेश में कई, और इस वक्त भी वो समाज सेवा के क्षेत्र से काफ़ी सक्रियता से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो हम सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि आप यहाँ कब रहे और किन किन प्रभार पे आपका जो है रहा यहाँ पर काम। मैं यहाँ बरेली में 3 बार पोस्ट हुआ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। एक बार मैं एडीएम फाइनेंस रहा 2002 से 4 तक। एक बार मैं यहाँ अपर नगर आयुक्त रहा थोड़े समय के लिए, और एक बार मैं आरएफसी रहा, वो भी थोड़े समय के लिए। 3 बार मेरी पोस्टिंग रही, और बरेली से इतना लगाव हो गया यहाँ के मतलब यहाँ का जो पूरा वातावरण है। बदायूं में भी मैं 4.5 साल एडीएम रहा। मैं रामपुर 5 साल रहा, और वहाँ भी एसडीएम एडीएम दोनों पदों पर लगभग 5 साल में रहा। तो इसी क्षेत्र में रहा तो अच्छा लग गया। तो हमने तो यहाँ पे अपना घर भी बना लिया, अपना एक स्कूल भी चल रहा है। अब तो हम बरेली के वोटर भी हैं, यहीं के वोटर हैं। हाँ, लेकिन चूँकि कार्यक्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश रहा तो कमी आना जाना होता है, और अच्छा लगा कि आज आपके इंडस न्यूज़ में आए और आपसे कुछ बात करने का अवसर मिला हमको। अच्छा, इस बारे में जैसे कि अभी आप राजनीतिक रूप से कहीं जो सक्रिय हैं, आपने कोई पार्टी बनाई है ऐसा हमारी जानकारी में, तो ये इस पार्टी का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है? पार्टी देखिए, हमने क्या बनाई है, सब लोगों ने मिल करके। मूल बात है कि इस देश में लोकतंत्र है, हमारा संविधान भी लोकतांत्रिक है, और ये भारत विविधता का देश है, बहुत बड़ा देश है। जैसे कहते हैं ना, मुख्तलिफ सोच के लोग, मुख्तलिफ दर्शन के लोग, विविध भेष, भाषा और कल्चर, तमाम तरह की वैरायटीज़ हैं, और जातियां तो लगभग 10,000 जातियां हैं, पूरी बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और समाज सब मिलाकर। तो ऐसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र सबसे मुफीद गवर्नेंस का सिस्टम होता है, सबसे बेहतर गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। आज पूरे विश्व में भी जहाँ जहाँ लोकतंत्र सफल है वहाँ वहाँ देखिए बेहतर शांति भी है और तमाम चीज़ों में विकास है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि लोकतंत्र के मूल्य पर विकास को तो थोड़ा रोका जा सकता है, लेकिन विकास के मूल्य पर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। और इस देश में जैसा मैंने कहा कि लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, क्योंकि देश का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को चलाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन को आम आदमी तो नहीं चलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस देश की राज व्यवस्था कैसे चलेगी, विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, हायर जुडिशरी कैसे काम करेगी, तो कुल मिलाकर के राज व्यवस्था कैसे चलेगी, यही संविधान में वर्णित है। तो जब संविधान में वो वर्णित है तो इसको चलाएगा कौन? चलाएगा तो जो सत्ता में बैठेगा ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा देश का, वही चलाएगा। आम जनता तो चलाएगी नहीं, सामाजिक संगठन तो चलाएंगे नहीं। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी में स्वाभाविक है जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वही बैठेंगे, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो नहीं बैठ जाएंगे।
न वो माध्यम है हमारा। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल है देश में, यानी लोकतंत्र को चलाने में। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि भाई वर्तमान सरकार जो है, बड़ी आलोचना होती है कि भाई ये लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट रहे हैं। जब मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो मनमानापन तो होगा ही देश में, और दुर्भाग्य यही है कि इस देश में मजबूत विपक्ष नहीं है। देखिए, कांग्रेस इस देश में पनपी और एक लंबे समय में पनपी। 1885 में शायद कांग्रेस की स्थापना हुई। पहले सीमित उद्देश्य के लिए हुई, धीरे धीरे पॉलिटिकलाइज हो गई। फिर वो गांधी जी ने उसको मास मूवमेंट में अंग्रेजों को यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया कि अंग्रेज साहब बहादुर यहाँ से जाएं, हम अपना देश चलाएंगे। स्वराज की बात हुई, भारतीयों को सत्ता सौंप कर जाए वो। तो कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था वो अखिल भारत स्तर से हुआ था। उसका एक ऑल इंडिया कैरेक्टर था, और उसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न क्षेत्र के लोग नेतृत्व किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक खानदान ने कब्जा कर लिया, और जब एक खानदान ने कब्जा कर लिया तो कांग्रेस का पतन हो गया। लेकिन बीजेपी ने उस बीमारी को शुरू से ही एड्रेस करने की कोशिश की, और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखिए कि उनका नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है, पूरे देश से उनमें लोग आ रहे हैं। इस कारण उनका ऑल इंडिया कैरेक्टर है, और विभिन्न जाति समुदाय के लोग उनको उम्मीद है कि हम भी बीजेपी में कभी कुछ भी हो जाएंगे। आइडियोलॉजी उनकी कम्युनल है या क्या है, क्या सोच है, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उनका संगठन जो है वो लोकतांत्रिक है। दुर्भाग्य है कि इनके विरोध में जो है, जैसे विपक्ष अगर आज मजबूत होता तो वर्तमान सरकार इतना मनमानी भी न कर पाती, क्योंकि उसको डर होता कि हम रिप्लेस हो जाएंगे। विकल्प हमारा मौजूद है समाज में, मतलब राजनीतिक विकल्प मौजूद है, क्योंकि बीजेपी का विकल्प एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी होगी। पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प कोई सामाजिक मूवमेंट या आंदोलन या ये सब नहीं हो सकता, उसका विकल्प सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप ही देखिए कि पूरे देश में आज एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो ऑल इंडिया कैरेक्टर की हो। अब ऑल इंडिया कैरेक्टर की पॉलिटिकल पार्टी तभी होगी जब पार्टी में लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ व्यक्ति कितना लोकतांत्रिक है महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी का संगठन कितना लोकतांत्रिक है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इस देश में बहुसंख्यक आबादी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इन लोगों की है। पिछड़े में एक भी किसी पार्टी का नाम हम नहीं बता सकते जहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और जाति का, किसी और परिवार का होता हो। यही दलित राजनीति है, यही आदिवासी राजनीति है। और हम लोग चाहते हैं कि मिल करके चुनाव लड़ लें। मिल करके आप चुनाव लड़ेंगे तो 20 जातियों का मिलन हो गया ना, और 10,000 माइनस 20 हैं, वो क्या करेंगे? वो तो अपने ढंग से निर्णय लेंगे ना, क्योंकि उनको आपकी पार्टी में तो कोई उम्मीद है नहीं। तो ये इस देश को में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी बनानी पड़ेगी। इसी मूल मुद्दे को हम लोगों ने पकड़ करके, इसी रास्ते को पकड़ करके हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी विकसित कर रहे हैं। पहले उसका सम्यक पार्टी के रूप में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सम्यक का अर्थ हुआ कि जो एकदम राइट पार्टी है, राइट यानी जैसी पार्टी होनी चाहिए। पार्टी राइट वही है लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक हो। तो उसमें प्राविधान कर दिया गया था कि 3 साल का एक कार्यकाल होगा। 3 साल के कार्यकाल के बाद उसी जाति का, उसी परिवार का, उसी क्षेत्र का, उसी प्रांत का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, इसी ढंग से प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा, इसी ढंग से जिला अध्यक्ष नहीं होगा। विभिन्न पदों पर भी 3 साल बाद परिवर्तन होगा, और यही लोकतांत्रिक संगठन का अर्थ माने है। बाकी आप कितने लोकतांत्रिक हैं, क्या लोकतांत्रिक हैं? आजीवन एक आदमी रामलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर रामलाल का लड़का बिहारी लाल, फिर बिहारी लाल का लड़का अनोखे लाल। आप कहते रहिए, सिद्धांत बघाड़ते रहिए, बड़े महापुरुषों की बातें करिए, संविधान की दुहाई देते रहिए, लेकिन आपकी पार्टी को कोई लोकतांत्रिक नहीं मानेगा। अब इसी कारण ये विविधता का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, इसी कारण जात जात की पार्टी बन गई।
और कुछ बड़ी जातियां हैं पिछड़े दलित में जो थोड़ा सा अपना वजूद बनाए हुए हैं, वो भी वजूद धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि बाकी तो अगेंस्ट चलते चले जा रहे हैं ना। सिर्फ आप किसी विचारधारा के आधार पर लोगों को नहीं संगठित कर सकते, संगठन भी उतना जरूरी है। एक सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के राजनीति के दो पहलू हैं, सैद्धांतिकी भी और संगठन भी। तो सिद्धांत आप बहुत अच्छा रखिए, संगठन भी बेहतर रखिए। तो हम लोग उसी सोच को लेकर के सम्यक पार्टी बनाए थे, उसका नाम भी सम्यक स्वराज पार्टी कर दिया गया है। और 18 में पार्टी बनी थी, आज हमारे तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तो प्रथम चरण में हम लोग बात ले जा रहे हैं पूरे देश में, हर जगह हम लोग एक बात ले जा रहे हैं कि भाई इस देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है और सत्ता पक्ष मदांध न हो, तो आपको एक लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी पड़ेगी। जैसे अमेरिका में दो पार्टी है भाई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। तो एक उम्मीद रहती है ना अमेरिकन जनता को 5 साल बाद बदल जाएगा 10, उसको भी डर रहता है। और भारत में कांग्रेस चली आ रही तो कांग्रेस ही चली आई, भाजपा आ गई तो लगता है कि भाजपा का कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है। अभी तो कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। जब ये बात होती है तुरंत लोग कहने लगते हैं कि आप तो भाजपा के समर्थक। हम भाजपा के समर्थक नहीं, हम चाहते हैं कि इस देश में, लोहिया जी भी कहते थे कि रोटी पलटनी चाहिए। तो रोटी क्या उत्तर प्रदेश में पलटनी चाहिए भाई, रोटी क्या बिहार में ही पलटनी चाहिए? रोटी तो पूरे देश की पलटनी चाहिए ना। तो देश में रोटी पलटने का कौन सा रास्ता लोगों ने चुना है? तो हम लोग वही एक रास्ता चुने हैं कि इस देश में व्यक्ति, परिवार, जाति से ऊपर उठकर एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाई जाए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, आपकी बातचीत, एक लंबी बातचीत से मेरे दिमाग में कई सवाल आए हैं, और सवालों पे मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। पहले तो ये जानना चाहता हूं मैं कि डेमोक्रेसी या कहें लोकतंत्र, जिसका आपने काफी जिक्र किया, लोकतंत्र एक किसी संगठन की ढांचागत व्यवस्था है या लोकतंत्र कोई वैल्यू है, वैल्यूज हैं? तो क्या उन, पहले तो यही स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसको लोकतंत्र आपने जो अभी तक बताया है वो ढांचागत स्तर पे बताया। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र एक वैल्यू भी है। वैल्यू भी है या वैल्यू है? नहीं, लोकतंत्र वैल्यू भी है, एक संस्कार है, एक रास्ता है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ फिलॉसफी भी है। जैसे हमारे घर में लोकतंत्र है, इसका अर्थ हुआ कि हम अपने पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, बहू के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ बैठे और घर का कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा है तो उस पर बात करें, सहमति के आधार पर हम लोग सबका राय लें, निर्णय लें, और बड़े छोटे का लिहाज करते हुए घर में भी हर आदमी की बात सुनी जाए। लोकतंत्र वहीं से शुरू होता है ना। हम लोगों का तो एक जैसे पैटर्नल सोसाइटी रही है। हम लोग तो उस परिवार के हैं कि पिताजी के सामने आज तक खाना नहीं खाए। मतलब पुराने समय में भाई आदमी अवॉइड करता था, पिताजी जैसे लगता था कि भाई अब जब लोकतांत्रिक मूल्य है तो उसमें समता का भाव लाना पड़ेगा, उसमें समन्वय का भाव लाना पड़ेगा, उसमें सबको बैठना पड़ेगा, सहमति, संवाद और मिलजुल करके किसी चीज को करना, जिसको सामूहिक पराक्रम कहते हैं, वही लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और लोकतंत्र पूरे भारतीय जीवन में झलकना चाहिए। जैसे आप ही का ऑफिस है भाई, आप कोई चीज निर्णय ले रहे हैं क्या किया जाए, आप अपने सारे स्टाफ को बैठा दिए, भाई आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, तो सबसे संवाद हुआ, सबसे सहमति हुई, तो लगेगा ना कि आपके ऑफिस में भी एक डेमोक्रेटिक माहौल है। तो ये तो एक वैचारिकी हुई। लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या है? आम जनता राज्य चलाए, यही तो लोकतंत्र है। और आम जनता लोकतंत्र तभी चलाएगी ना जब आम जनता मिलजुल कर रहने का शऊर सीखे, और उसके लिए संगठन भी जरूरी है। भाई अगर आपकी पार्टी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जात की है, तो क्या आप आम जनता की वो पार्टी हुई, सब मिल करके एक साथ काम करने का शऊर सीख रहे हैं क्या? उस पार्टी में नहीं सीख रहे हैं। क्लेम भले करे कोई आदमी, वो शऊर नहीं सीख रहे हैं। इसलिए संगठन में भी लोकतंत्र जरूरी है, आपके वैचारिकी में भी, आइडियोलॉजी में भी, और दोनों इम्पॉर्टेंट है।
सांगठनिक रूप से लोकतंत्र इस देश में चले। संगठन माने जो भी संगठन है, हम कहते हैं एक आप सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, एक आदमी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा किसी संगठन का, दूसरा आदमी दूसरा बना लेगा। अंबेडकर महोत्सव के बने थे तमाम संगठन, अब 10 संगठन हर जिले में हो गए, वो उधर मना रहे, उधर मना रहे, उधर मना रहे। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि जो सज्जन संगठन बनाए, सोसाइटी बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए उसके या अध्यक्ष हो गए, उन्होंने पद ही नहीं छोड़ा। तो दूसरे ने क्या किया? दूसरी सोसाइटी बना ली। इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भाई किसी एक मुद्दे पर कभी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए वो तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन आप कोई बड़ा संगठन बनाइए, जातीय संगठनों को देख लीजिए, जितने देश के जातीय संगठन हैं उसमें कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी नहीं बदलता। तो हो क्या रहा है? हर जाति में कम से कम सैकड़ों जातीय संगठन है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में सैकड़ों जातीय संगठन बने होंगे। तो लोकतंत्र, देखिए भारत को तो जैसे लोकतंत्र के लिए संघर्ष नहीं किए लोग, इसलिए हम वैल्यू नहीं समझते। भाई यहाँ तो अंग्रेज साहब बहादुर थे और आपको उनके यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, वो मिल गया आपको। तो लोकतंत्र का मूल्य जब संघर्ष करके हम लोकतंत्र पाए होते, भाई इंग्लैंड में कितना संघर्ष हुआ, आम जनता के इच्छा के अनुसार शासन चले, आम जनता के बीच से प्रधानमंत्री और रियल पावर उसके पास हो, उसके लिए कितना संघर्ष हुआ। इंडिया में तो कोई संघर्ष नहीं हुआ। हाँ, अंग्रेजों से मुक्ति का संघर्ष हुआ, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए संघर्ष नहीं हुआ। तो लोकतंत्र यूं ही मिल गया। अभी तमाम देशों में तो अभी 1900 के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यहाँ तो हमें संविधान में सब, यानी जो भी 18 साल का था सबको एक लाइन से मिल गया, सबको, स्त्री पुरुष, विभिन्न भाषा, भेष भाषा, सबको, मतलब विविधता वाले देश में सबको मिल गया। तो मिल तो गया, लेकिन इस लोकतंत्र को हम हर जगह जिए, राजनीति में भी जिए, समाज में भी जिए, परिवार में भी जिए, अब पूरे देश का एक लोकतांत्रिक विचारधारा भी चले, लोकतांत्रिक संस्कृति पैदा हो, एक शऊर पैदा हो, संस्कार पैदा हो, और लोकतांत्रिक अब संगठन जरूरी है, क्योंकि वेहिकल तो यही है ना, पॉलिटिकल पार्टी ही वेहिकल है। आपने जैसे कहा कि लोकतंत्र की जो आपने शुरुआती बात करी कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी पार्टी का ढांचे के तौर पे आपने बताया, हाँ, कि इस वक्त जो है वो केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जी, जो उस लोकतंत्र को जी रही है। हम संगठन की बात कर रहे हैं, उनका संगठन लोकतांत्रिक है। हम ये नहीं कहा कि वो बड़ा लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं। आप अंतर समझ, वो कैसा देश बना रहे हैं वो सबको पता है कैसा देश बना रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब उनके समक्ष कोई विपक्षी ही नहीं है पूरे देश में, भाई तो उनको कौन सी डर है? एक विपक्ष, भाई ऑल इंडिया लेवल का कोई पार्टी आप बता दीजिए ना जिसमें लोकतंत्र हो और सबको जुड़ाव महसूस हो। कांग्रेस से कभी जुड़ाव महसूस नहीं हुआ, और आज दलित पिछड़ों का पूरा मूवमेंट कांग्रेस के विरुद्ध शुरू हुआ। लोहिया जी ने कांग्रेस के वंशवाद, परिवारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद के विरुद्ध ही दलित पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण किया, पूरा सशक्तिकरण किया। और आज भी, अब वो तो कुछ नहीं है उनके पास, तो चाहे दलित पिछड़ों को जो भी चिल्ला कर प्रतिनिधित्व दे दे, और जो देश की बहुसंख्यक जनसंख्या है उसके बीच से कोई लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं, ना कांग्रेस लोकतांत्रिक होगी। आप देख लीजिए, खड़गे को तो बना दिया उन्होंने, अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनका कहीं है सारा जो करिश्मा है वो तो राजा के इर्द गिर्द है ना। तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में नड्डा का कहाँ है? देखिए, नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका प्रधानमंत्री भी है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का पावर ज़्यादा होता है और वो पॉलिटिकल पार्टी अंदर से कंट्रोल करती है। पॉलिटिकल पार्टी कभी बाहर से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को नहीं करती, इसलिए निश्चित रूप से ताकत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की देश को एहसास होगा। लेकिन आज नड्डा हैं, कल नहीं रहेंगे। आज उनके अमित शाह हैं, मोदी हैं, बड़े बहादुर लग रहे हैं, कल नहीं होंगे उनके यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर 20 बार सपा सत्ता में आए, 20 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, 20 बार बसपा सत्ता में आए
बहन मायावती जी होंगी, 20 बार आरजेडी सत्ता में आए माननीय तेजस्वी यादव जी होंगे, और यही लोग पीएम मटेरियल हैं, यही लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बाकी जातियां क्यों रहेंगी इन लोगों के साथ? ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। चाहे स्वार्थ छोड़ दें, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, ये ऐसे लोकतंत्र इस देश में नहीं आता। और अब बहुत बड़ा देश है, कोई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके आप क्रांतिकारी बन करके कोई नहीं काम कर सकते। एक व्यक्ति इस देश में चाहे जो हो, किसी का उदाहरण दे दीजिए, एक व्यक्ति इस देश को, क्या एक प्रांत को भी अब लीड नहीं कर पाएगा बहुत दिन तक। और एक प्रांत में अगर सफल भी हो गया तो देश की राजनीति में तो कभी नहीं सफल होगा ना वो। तो बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? बीजेपी तो देश की पार्टी है ना। राष्ट्र तो छोड़िए, हम राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की पार्टी है ना भैया। बीजेपी कहीं सत्ता में है, कहीं विपक्ष में, मजबूत विपक्ष में है। तो क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष या कहें उसका कंप्यूटर बनने की ओर जा रही है सम्यक स्वराज पार्टी? नहीं, सम्यक स्वराज पार्टी हम उनके प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन एक विचार ले जा रहे हैं। कैसा विचार? हम एक विचार ले जा रहे हैं कि अगर आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाओगे तो इस देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। किसके लिए विचार दे रहे हैं? सुनिए, हम पूरे आम जनता के लिए दे रहे हैं, आम लोगों के लिए दे रहे हैं। और वो लोग कहते कि इसका कोई उदाहरण बताओ भाई, तो हमने एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। हमने छोटा ही उदाहरण भले सही, हमने एक शुरुआत तो की। हमारे यहाँ तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, 5 साल में तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन सी पार्टी? अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से क्या होता है, तो तब तो फिर किसी चीज से कुछ नहीं होता। और लोकतंत्र का बेसिस है बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो आप लोकतांत्रिक नहीं। आप एक पार्टी बनाओ, आपकी एक जात भी है, आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, फिर आपका लड़का, तो आपके साथी मित्र ही आपके साथ नहीं रहेंगे। चलिए, ये तो ढांचे की बात हो गई कि आपने कहा इस तरीके से होना चाहिए। अब बात आती है कि इस देश में जो राजनीति का सवाल है कि वो राजनीति के सवाल में सबसे मुखर सवाल कौन से हैं जिनको कि एड्रेस किया जाना चाहिए, किसी भी दल को करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल? देखिए, देश के प्रश्न और राजनीति के प्रश्न दोनों जुड़े हैं। आप देश का प्रश्न और राजनीति का प्रश्न, उसको दोनों को अलग अलग आप नहीं कर सकते। इस देश में आम आदमी को क्या चाहिए? उसके लड़के को शिक्षा चाहिए, उसको चिकित्सा चाहिए, उसका बच्चा जब पैदा हो रहा है सुरक्षित प्रसव चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, बच्चे को चिकित्सा चाहिए, बड़ा हो जाए चिकित्सा चाहिए, और बड़ा हो जाए रोजगार चाहिए, और बड़ा हो जाए तो उसको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक ताना बाना ठीक हो। भाई, शिक्षा हो, रोजगार हो, चिकित्सा हो, सामाजिक ताना बाना हो, देश सब खुशहाल रहे, सब समता और न्याय और मैत्रीपूर्ण ढंग से रहें। तो ये जो माहौल पैदा करने का काम है, ये माहौल राजनीति बहुत कुछ तय करती है। और राजनीति ही एक ढंग से एक वो जो छतरी है, परम छतरी है, जिसके नीचे सारे सामाजिक आर्थिक तमाम मुद्दे हैं, शैक्षणिक तमाम मुद्दे वो तय होते हैं। तो अगर इस देश की तमाम समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी राजनीतिक तौर पर ही हम लोगों को मतलब ढूंढना पड़ेगा। और आज सबसे ज्वलंत मुद्दा तो, मैं तो गांव का आदमी हूँ, सबसे ज्वलंत मुद्दा तो हमारे यहाँ शिक्षा का और रोजगार का है। ये 2 मुद्दे अभी तक तो देश में एड्रेस नहीं हुए। चाइना ने एड्रेस कर दिया, तमाम देशों ने एड्रेस कर दिया, चाइना की तो हमसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो अगर इन मुद्दों को आप नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं तो सत्तारूढ़ जो दल है उसको चिंता नहीं है, और उसको ये भी चिंता नहीं है कि हम रिप्लेस होंगे। तो आज कोई चिंता नहीं है भाई। 14 से लेकर के अभी हैं क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में कौन सा सुधार हो गया? डिग्री कॉलेज में क्या सुधार हो गया? आप किसी कॉलेज में देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में पठन पाठन का क्या सुधार हो गया? प्राइमरी क्या, रोजगार की क्या हालत है? हर घर में 2-2 बेरोजगार है। ज़मीनें, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, ज़मीनें बढ़ते बढ़ते आपके यहाँ का जो 1 बीघा है बरेली का और बदायूं का, 1 बीघे 2 बीघे रह गए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ऐसे धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। आप बता रहे हैं कि अब जैसे डर नहीं है कि हट जाएंगे, नहीं हट जाएंगे, इस वजह से मुद्दे एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं जो जरूरी मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा है, इसका मुद्दा डर नहीं है। तो इसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है जिसमें आपकी जानकारी में होगा कि एक प्रचार प्रसार, एक मूवमेंट भी चल रहा है कि ये ईवीएम की वजह से ऐसा हो रहा है। आप कितना मानते हैं ऐसा?
देखिए, मैं तो अधिकारी रहा हूँ, ईवीएम से चुनाव कराया हूँ। ईवीएम वो लोग मुद्दा बना रहे हैं जो लोग अपने पार्टी में लोकतंत्र नहीं लाना चाहते। सिर्फ वो लोग मुद्दा बना रहे हैं। ईवीएम से चुनाव का कोई संबंध नहीं। न ईवीएम को हैक किया जा सकता है, न कुछ किया जा सकता है। और ये मशीन है, मौके पर कुछ भी बिगाड़ा जा सकता है। वो तो मौके पर लोग मतपत्र रहता था तब भी अब ठप्पा लगा करके बूथ कैप्चरिंग करके डाल देते थे, तो उसके और ईवीएम में कोई अंतर नहीं है। वहाँ भी आप बूथ कैप्चरिंग और टेम्परिंग करते थे, वहाँ भी बूथ कैप्चरिंग और टेम्परिंग करेंगे। लेकिन ईवीएम का ऐसा कोई नहीं है जैसा कहते हैं कि उसको बाहर से सॉफ्टवेयर से और इंटरनेट से और फलाने ढकाने से उसमें रिजल्ट चेंज करने, ये सब बकवास की बातें हैं। और ये बकवास वो लोग कर रहे हैं इस देश में जो पार्टी में लोकतंत्र नहीं चाहते, जिससे लगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो जीत गए होते, हम तो प्रधानमंत्री बन गए होते, ये ईवीएम महारानी न होती तो। ईवीएम को तो खामखा उसको बना, अरे पहले जो आपके हाथ में है उसको तो कर लीजिए ना। ईवीएम तो आपके हाथ में नहीं है ना। जो लोग अभी तक इलेक्शन लड़े ही नहीं है, जैसे आपको जानकारी होगा, ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। अब मैं क्या टिप्पणी करूं? चुनाव आयोग देश में इस वक्त प्रचार चल रहा है। देखिए, चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा आकर दिखा दीजिए महाराज आप लोग कैसे ईवीएम हैक होती, आज तक तो कोई दिखा नहीं पाया। सारे दलों को उन्होंने इनवाइट किया। और भारत जैसे हम लोग भी चुनाव कराए हैं, शायद आपको मतगणना का कष्ट नहीं मालूम है। हम लोग 36 घंटे 24 घंटे लगातार मतगणना कराए हैं और तमाम लोगों को हार्ट अटैक हुआ, तमाम बेहोश हो गए। और दुनिया भर का उसमें होता है। पहले हुआ बूथ वाइज अलग अलग गिना जाए, फिर हुआ कि बूथ वाइज गड्डियाँ बनाई जाए, फिर एक बड़े बक्से में डाला जाए, फिर 50-50 का बनाया जाए। और पता चला कि सुबह से आया कर्मचारी, दिन भर रात भर, अगले शाम को जा रहा है। तो ये एक सरल व्यवस्था हो गई। ये ठीक है कि मतपत्र एक बेहतर आपके मत अभिव्यक्ति का एक बेहतर माध्यम है और एक लीगल माध्यम भी है। लीगल इसलिए, खैर अब तो ईवीएम को भी लीगल उन्होंने घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके घोषित कर दिया। अन्यथा आपके नाम से एक मतपत्र संख्या इशू होती, आप किसको मत डाले उस पर आपका प्रमाण रहता है, तो वो तो आपका प्रमाण रहता है। इसके ईवीएम में आपके मत का कोई प्रमाण नहीं, वो तो सामूहिक उसमें गणना हो गई। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी उड़बड़ी कोई नहीं है। ये सिर्फ वो लोग बात कर रहे हैं जो लोग अपनी पार्टी में लोग, जब आपके पास वोट ही नहीं है तो आप ईवीएम को क्यों दे? आपके पास वोट हो भाई। कोई जो ईवीएम का प्रश्न कर रहे हैं हमें बताएं ना कि कौन कौन सी जातियां, कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसका एक सामाजिक सर्वे भी हो कि जुड़े भी हैं कि ऐसे फर्जी बातें हैं। यहाँ तो लोग नमूना दिखा देंगे, देखो हमारे पास रामलाल फलाने जात के, बिहारी लाल फलाने जात के, अनोलेखे लाल फलाने जाति के, ये देखो है ना नमूने हमारे पास। हमारे तो सारे जातियों का समर्थन, लेकिन आम जनता के बीच क्या समर्थन है उनका? आप ये समझ लीजिए कि इस देश में एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक जाति से पार्टी नहीं चल सकती। और आप लोकतांत्रिक होना नहीं चाहते, आप व्यापक बनना नहीं चाहते। भाई बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से ही तो हरा सकते हैं। उसका विकल्प राष्ट्रीय स्तर हो सकता है ना, कि ये 100 पार्टी मिला करके उसका विकल्प बन जाएंगे। और विकल्प बनने का देख रहे हैं ना, कोई उधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है, कोई किसी मुद्दे पर। अभी केजरीवाल अभी धमकी तो दिए हैं कि अगर हमें वो जो अध्यादेश लाया है केंद्र सरकार उस पर समर्थन नहीं करता है विपक्ष, तो विपक्ष एकता से मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसे तमाम लोग हैं। ममता बनर्जी अपना ये अलग स्टैंड है, बीजू पटनायक का अलग। नेशनल लेवल का नेटवर्क का दावा जो है बामसेफ करती है, इसको लेकर आप कितना सही मान रहे हैं? जो कहते हैं कि हमारे इतने सैकड़ों जिलों में, लाखों गाँव में हमारा नेटवर्क है। देखिए नेटवर्क है पूरे। आप वो चुनाव भी लड़े हैं, कहीं 500 से लेकर 1000 से ज़्यादा वोट पाए हो, तो आप बताओ, उनका सर्वे कर लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसा मैंने कहा, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति से इस देश में कोई पार्टी नहीं चला सकता। वो चाहे भारत मुक्ति मोर्चा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो जन अधिकार पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो अपना दल हो, कोई हो। ये बहुत बड़ा देश है, विविधता का देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा। और जो नहीं बनना चाहते हैं
तो या तो वो अब क्या बताएं, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हंसी ही तो महसूस होती है। तुम्हारे पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है और तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हो डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेसी इन इंडिया बात करने, क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द सेंस ऑफ टॉकिंग इन हार्वर्ड? प्रसाद साहब, आपने जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में एक जो लोकतांत्रिक उसको लेके कुछ परिभाषित किया, जो उसमें एक बात आपने कही कि इस देश में 10,000 जातियां हैं, मतलब जातियों की बात किया। तो राजनीतिक मुद्दों में जो आपने गिनाया कि रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, इनके साथ साथ इस जाति के मुद्दे को एड्रेस करना कितना आवश्यक लगता है? देखो ऐसा है, जाति और वर्ण दो शब्द हैं, आप इतिहास के छात्र हैं। जाति वर्ण नहीं है, वर्ण जाति नहीं, ठीक। इस देश में जातियां कुछ जातियों के साथ ऊंच नीच छुआछात कैसे लग गया, वो तो एक अध्ययन का विषय, समाजशास्त्र का विषय है। लेकिन ज़्यादातर जातियां इस देश में एक व्यवसाय से जुड़ी हुई है, लोहार कुम्हार काछी तमाम ऐसे। तो इन जातियों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो निर्धारण वर्ण व्यवस्था ने कर दिया ना। वर्ण में 4 आदमी बना दिया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और देश की जितनी जातियां थी उन्हीं 4 खानों में फिट कर दिया गया। तो भाई इन 4 खानों में आप क्यों फिट कर रहे हैं? भाई सब्जी पैदा करने वाला और कुंभकार का काम करने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, नाई का काम, धोबी का, उसमें कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, कौन उच्चतर है कौन निम्नतर है, ये कौन डिसाइड, हु विल डिसाइड भाई? और क्यों डिसाइड करेंगे आप? और हम लोग तो गांव के आदमी रहे, कभी गांव में इस टाइप की बातें भी नहीं है। सारी जातियां मिलजुल करके प्रेम मोहब्बत से रहती है। ये जो वर्ण व्यवस्था ने किया कि 4 जातियां कर दी, उसने ऊंच नीच पैदा किया। तो विरोध इस देश में वर्ण के कंसेप्ट का होना चाहिए। जाति तो व्यवसाय पर ही धीरे धीरे टूटेगी भाई। अब तो बढ़ई के व्यवसाय में देखिए हर जाति आ गई, सब लोगों ने उसका क्या नाम है, बिल्डिंग का मोल्डिंग का दुकान खोल लिया। सब जो है कल्टीवेटर और हार्वेस्टर बना रहे हैं, हाँ। और धीरे धीरे मतलब ये सोशल मोबिलिटी भी हो रही है। तो देखिए जाति का मामला एड्रेस हो जाएगा, सभी जातियों को, भाई हर आदमी को जैसे शिक्षा मिले इस देश में, और पूरे देश में लिखित परीक्षा से, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी, सिर्फ लिखित परीक्षा से, और इंटरव्यू हो तो उसमें विभिन्न वर्गों के लोग इंटरव्यू में बैठ करके इंटरव्यू ले ले, देख ले भाई ठीक ठाक आदमी है कि नहीं है, उसका कोई नंबर न दें। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी जाति में बुद्धि कम है। सभी कुछ दिन में आरक्षण भी समाप्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 साल अगर एक समान एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कर दें, सब लोगों को सुलभ इंटर तक ही कर दें, आगे चाहे कंपटीशन से आगे ले जाएं, तो 25 साल बाद कोई ज़रूरत नहीं है, ये आरक्षण भी समाप्त कर दें। आरक्षण तो पहले टांग तोड़िए फिर बैसाखी दीजिए, आरक्षण तो वो चीज़ है ना। तो जब टांग ही सकुशल रहे, टांग ही दारा सिंह जैसी है, तो क्या ज़रूरत है भाई आरक्षण की? तो अगर हर आदमी को शिक्षा, जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, शिक्षा वहाँ सोशलिस्ट है। जापान कैपिटलिस्ट कंट्री है, शिक्षा सोशलिस्ट है। यूरोपियन कंट्री में, चाइना, जहाँ भी जाइए, इंटर तक की शिक्षा देश की जिम्मेदारी है। और अमेरिका में हम लोग 1 महीने ट्रेनिंग करने गए थे। वहाँ जिले की सरकार, जो काउंटी कहते हैं, जिले की सरकार वहाँ इंटर तक की शिक्षा की उसकी जिम्मेदारी है। सरकार है जिले की, वहाँ 3 लेवल पर सरकार है, जिले की, प्रदेश की और केंद्र की, तीनों के काम बटे हुए हैं। तो वहाँ अगर एक स्कूल भी गड़बड़ हो जाए तो पूरा उसका कमेटी बैठती है, पूरे उसकी जांच होती है कि प्रिंसिपल गड़बड़ है, कि टीचर गड़बड़ है, कि बच्चे गड़बड़ हैं, या बच्चे जिस कैचमेंट एरिया से आ रहे हैं वहाँ कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कल्चरल कोई प्रॉब्लम, तो उसका निदान करते हैं। यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, यहाँ किसका समाधान करेंगे? यहाँ तो बरेली के आप पत्रकार के रूप में आप 50 विद्यालय रैंडम देखा हो, 50 में मुश्किल से 2-4 बहुत अच्छे होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो
इस देश में अगर एक समान शिक्षा हो जाए और हर आदमी के साथ ईमानदारी हो जाए, और ईमानदारी तभी होगी जब राजनीति में ईमानदारी होगी, क्योंकि ताकत तो वहीं से आ रही है ना भाई। इस देश में 28 प्रांत हैं, 28 जातियों के मुख्यमंत्री हों, फिर अगले 5 साल बाद फिर उनकी जाति बदल जाए, प्रधानमंत्री बदल जाए, हर जाति के गवर्नर हो, हर जाति के राष्ट्रपति हो, हर जाति के चीफ जस्टिस हों, जस्टिसेज हों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हो, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हों, हर जाति के, अपने आप जाति का प्रश्न एड्रेस हो जाएगा, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी को जो मौलिक सुविधाएं हैं, मतलब शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, न्याय की, समता की, उन मौलिक सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। और ये बहुसंख्यक समाज बिना राजनीतिक सत्ता के उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। और राजनीतिक सत्ता माने केंद्र की सत्ता, पूरे देश की सत्ता, और वो एक पार्टी के माध्यम से ही संभव है। आप 2 पार्टी बना लीजिए भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या है। काशीराम साहब ने 85% की बात कही, 15-85। हम कहते हैं शुद्ध रूप से ये 85 ही 2 पार्टी बना लिए होते, 42.5 वोट परसेंटेज होता कि नहीं होता? यही देश चलाते। ये नमूना प्रस्तुत करें ना, रो क्यों रहे हैं? ये नमूना प्रस्तुत करें ना, कैसे देश चलाया जाता है, कैसे बेहतर शिक्षा बनेगी, कैसे रोजगार बनेगा। इनकी जिम्मेदारी नहीं है 90% लोगों की, 85% लोगों की, देश के बहुसंख्यक लोगों की। ये क्यों कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं दूसरे से, फलाने ये कर रहे हैं, फलाने ये कर रहे हैं, फलाने। अरे देश के आप बहुसंख्यक लोग हैं, आइए सत्ता संभालिए, एक बेहतर भारत बनाइए, बेहतर राष्ट्र बनाइए। आप ही आदर्श प्रस्तुत करिए ना, कौन मनाही कर रहा है? तब तो आप एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार की पार्टी लिए टहल रहे हो और क्रांति कर रहे हो, अकेले अकेले लोकतंत्र में क्रांति नहीं हो सकती। तो जो मौलिक समस्याएं हैं, जात की समस्या है, जब हम लोकतांत्रिक राजनीति सही अर्थों में कायम कर देंगे तो अपने आप ये सारी चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, इवन सवर्ण, मुस्लिम सभी प्रेम मोहब्बत से रहें भाई, सबका देश है। समस्या यही है कि जहाँ कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा कर लिया मेरा देश है, बाकी का नहीं है, हम ही को शिक्षा चाहिए, हम ही को रोजगार चाहिए, हम ही हायर जुडिशरी में रहेंगे, हम ही यूनिवर्सिटी में रहेंगे, हम ही राजनीति करेंगे, हम ही सब कुछ बनेंगे, तो वो चीज़ तो गलत है। हम कहते हैं वो गलत है। अगर वो पक्ष गलत है तो आप कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? आप भी तो आप क्या देश के नागरिक नहीं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है एक बेहतर राजनीति खड़ा करिए, बेहतर राष्ट्र खड़ा करिए, बेहतर सत्ता की आप नई परिभाषा करिए ना, सत्ता का आप कोई दर्शन पैदा करिए, आप एक दिखाइए ना सत्ता कैसे की जाती है। अच्छा, आपने जैसे बहुसंख्यक शब्द का प्रयोग किया, बहुसंख्यक से आपका क्या मतलब था? मतलब कोई ये जो जातियों के आधार पर जो कहें, जो 85% की जो बात काशीराम साहब ने या दलित मूवमेंट या कहें बहुजन आंदोलन की बात कही जाती है, या कोई आर्थिक कोई क्लास की बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, बहुत स्पष्ट सी बात है, इस देश में शिक्षा से कौन वंचित है? अधिकांश वर्ग। रोजगार से कौन वंचित है? हायर जुडिशरी में कौन नहीं है? शासन सत्ता में कौन नहीं है? यूनिवर्सिटीज में कौन नहीं है? उद्योगों में कौन नहीं है? तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, जो नहीं है वो सारे लोगों को स्पष्ट है कि बैकवर्ड, दलित, आदिवासी समाज के लोग बहुत कम हैं। थोड़ा सा मुस्लिम हाई कास्ट और हिंदू हाई कास्ट, इन दोनों लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तो अगर आपको बेहतर प्रतिनिधित्व करना है तो भाई देखिए, शासन सत्ता आप चलाएंगे तो किसी का हक मार करके अपना हक बढ़ाने का नहीं होता। आपको बेहतर हक नहीं मिल रहा। आज शिक्षा पर इतना खर्च किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का 6 लाख करोड़ का लगभग बजट है वार्षिक, और लगभग कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ ये शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। अगर कायदे से प्राइमरी एजुकेशन इंटर तक चाहे तो हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा मिल सकती है और शिक्षा का बजट बढ़ाया जा सकता है। तो जिनको आवश्यकता है शिक्षा की, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनको शासन सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है, वो आए, अपनी भागीदारी ले। अगर ये आपको नहीं दे रहे हैं, ये अगर उसमें आपके पक्ष में जैसे तराजू का पलड़ा जो है वो अपने तरफ टेनी मार रहे हैं, तो आप टेनी न मारिए, पलड़ा बराबर करके देश चलाइए, इसमें कौन सी मनाही है। तो इसलिए जो बहुसंख्यक समाज पीड़ित है, पीड़ित लोग जब तक अपना रास्ता
तय नहीं करेंगे, वो भी सामूहिक से। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र सामूहिकता का नाम है। व्यक्तिगत पराक्रम बकवास की चीज है इस देश में, और दुर्भाग्य ये रहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी में व्यक्तिगत पराक्रमी बहुत है, व्यक्तिगत क्रांतिकारी है। अब व्यक्तिगत क्रांतिकारिता से ये न कभी शासन सत्ता में आ सकते हैं, न अपना भाग्य सुधार सकते हैं। नहीं, वही तो बात है। अब ये बात यहाँ पर आ गई कि असल में तो जो जहाँ पर बात ये ड्रॉ हो रही है, इस जगह ये आ रही है कि हमें अल्टीमेटली उन सारी लोकतांत्रिक सुविधाओं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मुद्दे को, कास्ट के मुद्दे को एड्रेस करना ही पड़ेगा इसको। ये बात तो स्पष्ट हो रही है इसमें। देखिए, कास्ट का मुद्दा तभी एड्रेस हो जाएगा जब आपकी लोकतांत्रिक पार्टी होगी। आप पहले सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए आपका राजनीतिक सत्ता जरूरी है। आपका कास्ट का मुद्दा तभी हल हो पाएगा जब आपके पास राजनीतिक सत्ता होगी। जैसे राजनीतिक सत्ता के तौर पे काशीराम साहब की खुद की पार्टी जो है बनाई हुई, वो प्रदेश में सरकार में आई। आप भी जो है समाजवादी पार्टी में रहे, दर्जा मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में। तो ये जब ये सत्ताएं रही हैं, तब ये कितना सोशल जस्टिस या ये सारा काम कर पाई है? देखिए ऐसा है कि पूर्व का कौन क्या किया, हम उसकी समीक्षा में नहीं जाना चाहते। जहाँ तक मूवमेंट जो आ गया, जहाँ तक काशीराम साहब ने कहा, जहाँ पर माननीय मुलायम सिंह ने किया, लालू यादव ने किया, लोहिया जी ने कहा, जो भी दलित, पिछड़े, बाबू जगदेव प्रसाद बिहार में किए, बहुत से लोगों ने किया। जहाँ तक मूवमेंट आ गया, अब उनकी क्या समझ थी, क्या सोच थी, क्या कमियां थी, उस पर समीक्षा भी की जा सकती है, चर्चा भी की जा सकती है। लेकिन अगर मान लो उनकी समझ नहीं थी, तो अब जो नई पीढ़ी है वो समझ पैदा करे ना। उन्होंने तो चलो एक बात कही, बहुजन समाज की बात कही, तो बहुजन समाज भी बिना लोकतांत्रिक किए बहुजन समाज का निर्माण नहीं होता। देखिए, राजनीति और संगठन का लोकतांत्रिकरण ही बहुजनीकरण है, और अगर आप लोकतांत्रिकरण नहीं कर रहे हैं तो बहुजनीकरण कहाँ हुआ? तब तो एक व्यक्ति चला रहा है मूवमेंट, और जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति की एक जाति है, तो देर सवेर तो बाकी को असंतुष्ट होना ही, और असंतुष्ट हो गए। और किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से एक चला जाए, दूसरा चला जाए, तीसरा चला जाए, तो अभी तो आपकी धारा बड़ी है, आप कह रहे जाने दीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खींचते खींचते, हटते हटते आप भी तो कमजोर हो जाएंगे, अभी कमजोर हो जाएंगे। आप अरब सागर में जाने के पहले ही सूख जाएंगे, अगर उसी में से 20 ठो धाराएं और डाइवर्जन हो गए तो। यही हुआ। काशीराम साहब 84 में पार्टी बनाए, बड़ा मूवमेंट था, सब लोग जुड़े भी, और अच्छा चल रहा था मूवमेंट। 93 से उनके पार्टी में टूटन शुरू हो गई, और उस समय मान्यवर काशीराम 59-60 साल के ही थे, बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम भी नहीं थे, ही वॉज फिट। लेकिन 93 से लोग टूटना शुरू कर दिए। लेकिन उस टूटन को समझने का, उसका राजनीतिक, सामाजिक कारण, लोकतांत्रिक कारण समझने का प्रयास नहीं किया गया। ये वो जाने दीजिए इनको, जो जा रहे हैं, लेट देम गो। हाँ, लेकिन वो लेट देम गो वो तो हो गया, चले गए सबने अपनी अपनी पार्टी। लेकिन धीरे धीरे टूटते टूटते आज बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक सीट पाई, उसी का परिणाम है। तो अगर उसका लोकतांत्रिकरण किया, हम अगर शब्द जोड़ रहे हैं, नहीं किया गया, ठीक है, अगर उसका लोकतांत्रिकरण किया गया होता तो आज इस देश में एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी, एक या तो सत्ता में होती, या जब सत्ता से हटती तो विपक्ष में बहुत मजबूत होती, और उसकी एक संभावना होती कि अगले 5 साल में फिर ये सत्ता में आएगा। तो जब सत्ता को परिवर्तन का डर रहता है ना, तो इतना वो टेढ़ो मेढ़ो नहीं चलते। वो फिर उनके ऊपर एक विपक्ष का बहुत बड़ा एक दबाव रहता है। अभी तो विपक्ष का दबाव ही नहीं है, तो इसलिए लोकतांत्रिकरण से ढेर सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। और उससे जाति का भी मुद्दा, भाई जातियाँ क्या चाहती है? समानता ही तो चाहती है, और क्या चाहती है भाई? जातियाँ, काशीराम कहते थे ना कि जो ये ऐसे पेन की बात ऐसे खड़ा है उसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे खड़ा है ऐसे कर दीजिए। तो भैया ऐसे तभी होंगे ना जब उनका लोकतांत्रिकरण होगा, जब हम
हम भी मुख्यमंत्री बनने लायक, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम भी वाइस चांसलर बनेंगे, हम भी जज बनेंगे, सब बनेंगे, सब मिलकर बनेंगे। तो अगर हर जात के लोग हर संस्था में रहें, हर जब बिजनेस करें, पत्रकार हों, जज हों, वकील हों, शिक्षा में हों, सब जगह हों, तो अपने आप धीरे धीरे जातियों का वो हो जाएगा। और इस देश में देखिए, देश चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। देश चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ चंद लोगों की नहीं है, और सबको मिलकर के देश चलाना चाहिए, बेहतर चलाना है। बड़ा खूबसूरत देश है, बड़ा धन धान्य संपन्न देश है। अंदर से देश मजबूत हो, हम लोग सब प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत सबसे रहें, और सीमाओं पर हमारा देश मजबूत हो, यही तो एजेंडा है पॉलिटिकल पार्टी का, और कौन सा एजेंडा है। और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बिना लोकतांत्रिकरण के नहीं हो पाएगा। अगर लोकतांत्रिकरण कर दें तो आपकी ढेर सारी समस्याएं, शिक्षा की, फलाने ठिकाने, और आपका जातियों का तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ऐसा कोई पार्टी आपको लग रही है इस वक्त जो राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही है, या इस सारी मूल्यों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ सम्यक स्वराज पार्टी ऐसी है कि इसकी आवाज़ उठा रही है। अभी नक्कार खाने में हमारी तूती जैसी आवाज़ है, बोल रहे हैं हम, आपके सामने भी बोल दिए पहली बार, शायद बरेली में कोई इंटरव्यू लिया, इसके पहले संतोष जी देते। चलिए, बहुत बहुत तो स्वागत है। थैंक यू सभी आपके दर्शकों को। इतनी महत्वपूर्ण बातों के लिए हमें समय दिया इंडस न्यूज़ के लिए, और हमारे दर्शकों से हम चाहेंगे कि इस पूरी बातचीत को गौर से सुने, क्योंकि कई मुद्दों पे प्रसाद साहब ने बड़ी बारीक जानकारियों की बात रखी है। उन्होंने लोकतंत्र, कास्टेज, शिक्षा और रोजगार के जो बुनियादी मुद्दे हैं, और पूरे समाज को कैसे एक साथ लेकर बांधा जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही और तमाम कार्यक्रमों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।